अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने करंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने करंट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, उसके सोर्स भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कि करंट के क्या क्या असरात होते हैं जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता है, जिस जगह पे, जिस डिवाइस में से। तो उसको हम एक्सटर्नली कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन टच तो हम करेंगे नहीं, टच करेंगे तो ज़ाहिर है ज़ोर का झटका लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं डिफरेंट मेथड के ज़रिए कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो तीन बेसिक उसके इफेक्ट्स करंट के यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफेक्ट्स विच इट प्रोड्यूस। बहुत सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑब्वियस इफेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट है, जहाँ भी करंट फ्लो कर रहा होगा वो जगह हीट अप ज़रूर होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट, जहाँ जहाँ करंट फ्लो कर रहा होता है उस जगह में, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट ज़रूर प्रोड्यूस होता है। और थर्ड में केमिकल इफेक्ट, करंट जहाँ से पास करेगा, जिस जगह में से, जिस डिवाइस में से, जिस इलेक्ट्रोलाइट में से, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ज़रूर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी करंट का हीटिंग इफेक्ट। कहते हैं करंट फ्लोज थ्रू मेटेलिक वायर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि करंट जो है वो मेटेलिक वायर में से या मेटल के पीस में से किस तरह से फ्लो करता है। वो फ्लो करता है जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो मेटल के एटम्स के साथ क्लयन करते हैं, और हर क्लयन में वो क्या करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट उनकी अपनी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। दस एज द करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मेटल एटम्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेटल के एटम्स होते हैं उनको जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाती है तो वो अपनी वाइब्रेशन जो है वो, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। देखिए जो मेटल के एटम्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेशंस करते हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उनके साथ टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स टकराने की वजह से क्या होगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एटम्स को। तो एटम्स जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस करते हैं। तो जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस करते हैं तो उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टकराएं। Thus, as the current flows through the wire, it increases the kinetic energy of the vibration of the metal atoms such that it generates heat in the wire. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एटम्स को ट्रांसफ़र होती जाएगी तो वो क्या होते जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो हीट अप होते जाएंगे। इट इज़ फाउंड दैट द हीट H produced by a current I in the wire of resistance R during a time interval T is given by। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली वेरी करती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्केयर के डायरेक्टली वेरी करती है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो आर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आती है H इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी। H मतलब हीट, आई मतलब करंट, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम इंटरवल। जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करने का उतना ही हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये इक्वेशन जो है वो जूल की इक्वेशन है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जूल की इक्वेशन बताएं करंट के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब यहाँ पे इसके यूजेस बताए हुए हैं, एप्लीकेशंस बताई हुई हैं कि करंट के हीटिंग इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं केटल्स में। यानी कि अगर आपने पानी गर्म करना है, बॉईल करना है या अपनी चाय बनानी है तो आप केटल्स में इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। टोस्टर्स में हम करंट को यूज़ करते हैं, उसके हीटिंग इफेक्ट को। जो इलेक्ट्रिकल आयरन्स होती हैं वो क्यों गर्म होती हैं, क्यों हीटअप होती हैं, वो भी करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से होती हैं। तो इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है जी, केटल्स में आप करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है जी मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं जी। द पैसेज ऑफ करंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस।
द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। अब यहाँ पे इनका क्या मतलब बन रहा है कि अगर कोई भी हम कंडक्टर लें, उसमें से जब भी हम करंट पास करते हैं, तो जहाँ से करंट पास करेगा, जिस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, उसके सराउंडिंग रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और ये ज़रूर होती है, जब भी करंट फ्लो करेगा लाजमी है कि कंडक्टर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट की स्ट्रेंथ पे और डिस्टेंस फ्रॉम दी करंट एलिमेंट से। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। अगर डिस्टेंस कम रखेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। और जो पैटर्न होता है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कॉयल एंड सोलेनॉइड, तीनों आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे हमने कंडक्टर यूज़ किया हुआ है। ये आपके पास कंडक्टर है, ये हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है और उसके ऊपर हमने ये जो चीज़ है ये कंपस नीडल है, ठीक है, ये जो गोल सी रखी हुई है। तो कंपस नीडल जब हम कार्डबोर्ड पे प्लेस करते हैं तो उसकी डायरेक्शन से हमें पता चल जाता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या बन रही है। बैटरी ली हमने, बैटरी के साथ कंडक्टर अटैच किया, उसके हमने उस कंडक्टर को, रॉड को क्या किया, कार्डबोर्ड से पास किया, उसके ऊपर कंपस नीडल्स रखी। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, करंट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो, इसलिए यहाँ पे देखें करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे बन रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास देखिए सर्कल्स की फॉर्म में है और उसकी डायरेक्शन जो है वो देखें सर्कुलर फॉर्म में, राइट साइड पे ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ है। ये है जी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर या एक स्ट्रेट कंडक्टर के तौर पे। सेकंड केस हमारे पास कि अगर हम एक कॉयल यूज़ करते हैं, कॉयल को आप यूज़ कर सकते हैं एज आप बैंगल उसको कंसिडर कर लें या उसको आप एक क्लोज्ड लूप के तौर पे ले लें। तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है दिस वन, और एक आपको यहाँ पे ये जो डॉट है ये नज़र आ रहा है। तो क्रॉस का मतलब है कि करंट जो है वो अंदर की तरफ है और जो डॉट है उसका मतलब है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ है। तो जब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाती है। क्या करते हैं आप, जो कॉइल होगी, जो लूप होगी, उसको आप अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है, और राइट हैंड में आपकी जो फिंगर्स होंगी उनको आपने कर्ल कर देना है जी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जिस साइड पे क्रॉस है वहाँ पे अपने फिंगर्स नीचे की तरफ जाएंगी और जहाँ पे डॉट आ रहा है वहाँ पे फिंगर्स आपकी बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो बनेगा ऊपर की तरफ, तो वो आपको बताएगा कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से देखें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बन रही है। यहाँ पे आप ये एरो साइन जो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड में है, आपने एक सोलिनॉइड लिया हुआ है। सोलिनॉइड का क्या मतलब होता है कि एक आपके पास कॉइल है, उसको आपने किसी चीज़ के ऊपर लपेट दिया। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो ब्लू चीज़ है उसको आपने इस तरह से इस फॉर्म में कर्ल किया हुआ है। तो इस तरह से कर्ल करेंगे, जो चीज़ आपके पास बनेगी वो क्या होगी, वो सोलिनॉइड कहलाती है। तो इस सोलिनॉइड में से जैसे ही करंट फ्लो करेंगे, देखिए लेफ़्ट साइड से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और राइट साइड पे करंट नीचे आ रहा है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है जी, सोलिनॉइड के अंदर की तरफ जा रही है, लेफ़्ट से अंदर जा रही है और राइट साइड से वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो जो सी वाली डायग्राम है ये सोलिनॉइड को शो कर रही है, बी वाली एक सिंगल लूप को शो कर रही है और यहाँ पे आपको जो पहली वाली डायग्राम है वो एक कंडक्टर के लिए है। सेकंड वाली जो लूप है वो आपको मैं बना के भी दिखा देती हूँ। ये लूप होती है एक्चुअली में इस तरह से, ठीक है। और आपने जो फिंगर्स कर्ल करनी है वो यहाँ से कर्ल करनी है और इस साइड पे लेके आनी है, ठीक है, यहाँ से नीचे, राइट साइड से नीचे और लेफ्ट साइड से ऊपर। तो जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और वहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है जी केमिकल इफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है जी, कहते हैं सर्टेन लिक्विड सच एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अगर डाइल्यूट फॉर्म में हो, डाइल्यूट मतलब पतला सोल्यूशन,
दैट मीन्स क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें हम पानी जब डालते हैं तो वो पतला हो जाता है, कंसनट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, या जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। कुछ पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और कुछ वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हुई हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड में से जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसमें भी सल्फर आयंस बन जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं। इस तरह से जब कॉपर सल्फेट में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसमें आयंस जो बनते हैं वो कॉपर के आयंस बनते हैं, और उसमें सल्फर्स के आयंस जो हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास कर पाती है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इस वजह से वहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर पाता है, ड्यू टू द चार्जेस या आयंस जो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोसेस की स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस is known as electrolysis. The chemical changes produced during the electrolysis of a liquid are due to chemical effect of the current. और ये जो करंट है या जो केमिकल चेंजेस हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की नेचर पे कि कौन सा लिक्विड हम ले रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हमने कितना करंट या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है उस लिक्विड में से। तो कहते हैं द लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। द मटेरियल, वो मटेरियल, वो वेसल, वो रॉड, वो प्लेट जो करंट को उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की तरफ रास्ता देती है और करंट को बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। वो प्लेट्स, वो रॉड्स या वो मटेरियल जो करंट को गुजरने का रास्ता प्रोवाइड करता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से या पोटेंशियल डिफरेंस के हाई पोटेंशियल से अटैच होता है उसको कहते हैं जी एनोड, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है या लो पोटेंशियल पे होता है उसको कहते हैं कैथोड, ठीक है। कैथोड, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ, एनोड और कैथोड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। तो कैथोड को याद करने के लिए आप कैथोड को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की रेज होती हैं, इसीलिए वहाँ से जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो कैथोड, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसको कैथोड कहेंगे, और जो पीछे बच जाएगा वो एनोड होगा। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड, और जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसको कैथोड। और वो वेसल जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट रखा होता है और दो इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं उसको कहते हैं वोल्टामीटर। देखिए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जहाँ पे बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, डिफरेंशिएट करें बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, या वोल्टामीटर क्या होता है। तो यहाँ से आपने सारी की सारी डेफिनेशन जो है अंडरलाइन भी करते जाना है साथ साथ, और आपने जो है इनको अच्छे से मेमोराइज भी कर लेना है। The vessel containing the two electrodes and the liquid is known as voltmeter. As an example, we will consider the electrolysis of copper sulfate solution. अब यहाँ पे देखिए हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस लेना है वो हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रीड आउट करना है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, लेकिन जस्ट एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट के लिए है ताकि उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर सकें, समझ सकें। तो कहते थे वोल्टामीटर कंटेन्स, अब वोल्टामीटर क्या होगा जी, वो डिवाइस, वो वेसल जिसमें हमने सोल्यूशन रखा है। किसका सोल्यूशन रखा है, कॉपर सल्फेट का, और कैसा सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। और एनोड और कैथोड दोनों मेटल्स होंगी। किस चीज़ की मेटल प्लेट्स हैं, वो कॉपर की मेटल प्लेट्स हैं, कॉपर मेटल है और कॉपर की प्लेट्स जो हमने ली
उनको एनोड और कैथोड बनाया। कैसे? कॉपर की वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच होगा वो एनोड, और कॉपर की वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच होगा उसको कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं जी, व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जैसे ही कॉपर सल्फेट पानी में डिजॉल्व होगा, पानी में हल होगा, तो वो क्या करेगा? अपने आयंस प्रोड्यूस करेगा। इट डिजॉल्व्स इनटू कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू द वोल्टामीटर। जैसे ही हम करंट पास करेंगे, करंट का क्या मतलब यहाँ पे बन रहा है कि हमने उसमें से चार्जेस पास करने हैं। फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम चार्जेस को फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम वोल्टामीटर में जो इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा हुआ है, उसमें से पास करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयंस पड़े हुए हैं Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव का क्या मतलब बन रहा है कि कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेंगे तो कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द कॉपर एटम दस फॉर्म्ड आर डिपॉजिटेड एट कैथोड प्लेट। ये जो कॉपर के एटम बने हैं ये सोल्यूशन में नहीं रहेंगे, वो कॉपर की उस प्लेट पे चले जाएंगे जहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो वो जाएंगे जी कैथोड प्लेट की तरफ। वाइल कॉपर इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जैसे ही कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, अब देखिए सोल्यूशन में से एक कॉपर चला गया कैथोड पे, तो पीछे वहाँ पे कॉपर आयंस की कमी हो रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा? जो सल्फेट आयंस होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ। एनोड भी कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो एनोड पे जाके ये जो सल्फेट आयंस हैं वो जाएंगे और रिएक्शन करेंगे कॉपर एटम्स के साथ। फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस विच कंबाइन विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। कॉपर एटम जो है एनोड से, देखिए एक कॉपर एटम जो है वो जाके डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे, और एनोड से जो कॉपर हैं वो सोल्यूशन में आई जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो कॉपर एटम्स एनोड से सोल्यूशन में जाएंगे और वो कॉपर आयंस बनेंगे, और कॉपर आयंस जो है वो सल्फेट आयंस के साथ कंबाइन होके कॉपर सल्फेट बनाते जाएंगे। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, तो कॉपर जो है वो एनोड से सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कॉपर आयंस जो है वो चलते जाएंगे कैथोड पे। तो एज अ रिजल्ट एनोड की सारी प्लेट में से कॉपर जो है वो डिजॉल्व होके चला जाएगा आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, आपके सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन से होते हुए जो कॉपर हैं वो चला जाएगा कैथोड पे। और कैथोड वाली जो प्लेट है उस पर कॉपर आयन डिपॉजिट होते जा रहे हैं। कॉपर मेटल, कॉपर एटम जो है वहाँ पे कंटिन्यूली उसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होते जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट वो प्लेट जो है वो थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, कॉपर उस पर डिपॉजिट होता जाएगा। एंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिमेन्स अनअल्टर्ड, और जो सोल्यूशन है वहाँ पे जो डेंसिटी है कॉपर की या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि जो हमने एनोड लिया उसमें सारे के सारे कॉपर जो है वो सोल्यूशन में आता जा रहा है, और सोल्यूशन से कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो कहते हैं ये जो एग्जांपल है ये क्या कर रही है? इलस्ट्रेट कर रही है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रिंसिपल को ये एग्जांपल जो है वो इलस्ट्रेट कर रही है, बयान कर रही है, आपको एक्सप्लेन करके बता रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब होता है? ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल। कहते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक चीप मेटल के ऊपर एक जो एक्सपेंसिव मेटल है उसकी लेयर चढ़ाते हैं। देखिए आपको पता है हम जो अक्सर जेवरात बनते हैं तो जेवरात में हम सोने का पानी चढ़ाते हैं, तो वो सोने का पानी नहीं होता, एक्चुअली में वो सोना होता है, या सोने का एटम्स होते हैं। वो कुछ उनकी लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है सिल्वर के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल। तो इस तरह से वो जो जेवरात बनते हैं वैसे लगते हैं जैसे सोने के बने हुए हैं, ये चांदी के बने हुए हैं, इस तरह से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है? एक चीप मेटल के ऊपर
एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है और वो इसी प्रोसेस के थ्रू चढ़ाई जाती है। ये प्रोसेस कौन सा है जी? केमिकल रिएक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस से ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ कि डायग्राम में किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने बैटरी अटैच की है, बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ली है, दिस वन, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये हमने एमीटर लिया, ए फॉर एमीटर, करंट को देखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए हैं। ये हाफ डिप है सोल्यूशन के अंदर, इसलिए वो डिम कलर में नज़र आ रहे हैं। और जो सोल्यूशन से बाहर है उनका कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों कॉपर की हैं। और सोल्यूशन हमने ले लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक बात बताना भूल गई हूँ, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है, ये भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती होती है, तो इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है और उसके ऊपर लिख लेना है कि ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान से रिएक्शंस हैं। होप सो आपको इनकी भी समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।